हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे जीनोमिक इक्विवेलेंस की। आप सभी को पता होगा मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी वो थी डेवलपमेंट बायोलॉजी के पार्ट 1। और आप सभी को पता होगा जो भी बच्चा CUT PG 2024 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के MSc जोलॉजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए वीडियो बन रही है। इम्यूनोलॉजी की सीरीज हमने टोटली कंप्लीट कर दी गई है। इस वीडियो में हम ओनली बात करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी की, और डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी डेव बायो में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया गया है। जो दूसरा टॉपिक है वो आज हम कवरिंग करेंगे, जिसको बोलते हैं जीनोमिक इक्विवेलेंस। आप सभी को पता होगा आपका जो जाइगोट था उसने स्पेसिफिकेशन कर ली है, यानी वो स्पेसिफाइड हो गया है। स्पेसिफाइड होने के बाद वो क्या हो चुका है, डिटरमाइन हो चुका है, यानी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। अब डिटरमाइन होने के बाद उसका अब बात चली है डिफ्रेंसिएशन की, यानी जाइगोट में जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे डिफरेंट काम करने के लिए, ठीक है। यानी कुछ न्यूरल सेल बनाएंगे, कुछ लंग सेल बनाएंगे, कुछ पैनक्रियास सेल बनाएंगे, एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे, ओके। बट एक चीज याद रखना, हमारे जितने भी सोमैटिक सेल हैं उन सभी में जो जीनोम है वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर में अडर का सेल होगा, हमारे शरीर में पैनक्रियाज का सेल होगा, हमारे शरीर में लंग्स का सेल होगा। उनका अगर हम न्यूक्लियस देखें तो उनमें से टोटली 46 क्रोमोसोम ही होंगे, यानी सारा का सारा जीनोम जो है वो हर एक सेल में इक्वल होगा, जिसको बोलते हैं हम जीनोमिक इक्विवेलेंस। अब जीनोमिक इक्विवेलेंस हम इधर क्यों पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारा सेल डिफरेंशिएट होता है डिफरेंट काम करने के लिए। जाइगोट का सेल की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे शरीर में एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के सेल को कुछ न्यू बनना है, यानी कुछ सेल को लीवर सेल बनना है, कुछ को पैनक्रियाज सेल बनना है। बट जीनोम सभी का सेम है। अगर सभी का जीनोम सेम है तो कई सेल जो न्यूक्लियस बन रहे हैं, कई सेल जो लीवर सेल बन रहे हैं, कई पैनक्रियाज, वो कैसे बन रहे हैं अगर सभी का जीनोम सेम है। तो पहले हम पढ़ेंगे जीनोमिक इक्विवेलेंस के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर जीनोम सेम है तो सभी डिफरेंट प्रोटीन्स क्यों बना रहे हैं। उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एविडेंस क्या दिए जीनोमिक इक्विवेलेंस के, कि हमारे शरीर में जितने भी सोमैटिक सेल हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इक्वल हैं, उन सभी का जीनोम सेम है, ओके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है डोली शिप। आपने बचपन में पढ़ा होगा डोली शिप। तो डोली शिप आपको दिख रही है। अब डोली शिप के बारे में एक चीज आपको बता दूं, ये ऐसी एक टेक्निक है जिसमें हम स्पर्म के सेल को यूज किए बिना एक बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका नाम है डोली। अब आप सोचोगे कि क्या स्पर्म के सेल के बिना भी कोई बच्चा बन सकता है, तो इट्स पॉसिबल। पॉसिबल क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता होगा स्पर्म के सेल का जो न्यूक्लियस है, हमारे जो स्किन के सेल का न्यूक्लियस है, उनमें जीनोम सेम है, जीनोम सेम है, ठीक है। याद रखना, आप सोच रहे हो कि बहुत स्पर्म का सेल तो हैप्लॉइड होता है, स्किन का सेल तो डिप्लॉइड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, डिप्लॉइड हैप्लॉइड को कोई चीज नहीं है, इधर जीनोम सेम है। अब जीनोम जो है वो एक अडर के सेल है, यानी इधर अडर का सेल यूज थी, अब इसलिए मैं अडर सेल बोल रहा हूँ, मेमोरी सेल। तो मेमोरी के सेल के पास भी इतना पोटेंशियल है कि वो एक बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, ओके। तो देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए साइंटिस्ट ने 2 सिप ली। एक सिप का नाम था स्कॉचिस ब्लैक फेस स्ट्रेन, और दूसरी जो सिप थी उसका नाम था फिन डॉर्सेट स्ट्रेन। दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो स्कॉचिस ब्लैक फेस थी उसका जो चेहरा था वो ब्लैक कलर का था, और फिन डॉर्सेट का पूरी व्हाइट थी। अब स्कॉचिस ब्लैक फेस स्ट्रेन से एग को रिमूव किया गया और एग में से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया गया, ओके। न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया गया तो एग कैसा हो गया, अन्यूक्लिएटेड, यानी उस एग में न्यूक्लियस नहीं होगा। अब सेम फिन डॉर्सेट से क्या लिया, अडर का सेल लिया। अडर का सेल एक सोमैटिक सेल है, ओके। सोमैटिक सेल यानी देखो, एक होता है जर्म सेल, एक सोमैटिक सेल। हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं सोमैटिक सेल है, छोड़कर स्पर्म सेल को छोड़कर, यानी जो रिप्रोडक्शन करता है उनको छोड़कर, बाकी सेल हमारे शरीर में सोमैटिक सेल हैं। तो सोमैटिक सेल लिया, यानी अडर का सेल लिया, और अडर के सेल में से उन्होंने न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस को बाहर निकाला और अरेस्ट कर दिया जीवन फेज में। और अब उस न्यूक्लियस को कहां डाल दिया गया, उस अन्यूक्लिएटेड एग में डाल दिया। अब जैसे ही फ्यूजन हुआ, हमने जीवन में फेज में रोका था, हम उसको प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी जीवन की फेज के बाद एस फेज आएगी, G2 फेज आएगी, M फेज आएगी, ओके। हमने सब कुछ किया आगे। अब
जैसे ही इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया उस ब्लैक फेस वाली सिप में, और उस ब्लैक फेस सिप वाली ने एक डोली को जन्म दिया। और डोली एक ऐसी सिप थी जो कैसे लग रही थी, वो लग रही थी फिनडोसेट की तरह, वाइट, टोटली वाइट, उसका फेस ब्लैक नहीं था। चाहे उसका जन्म ब्लैक वाले ने दिया था, बट उसका चेहरा कैसा निकला, वाइट वाली का। यानी डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लियस कहां से आ रहा है। न्यूक्लियस आया है वाइट फेस वाली से, तो उसकी शक्ल भी वाइट फेस वाली जैसी ही होगी, क्योंकि न्यूक्लियस सेम होता है। तो ये बताना जा रहा है कि एग का न्यूक्लियस भले ही हमने निकाल दिया है और एक हमने एक सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाल दिया है, फिर भी बच्चा जन्म दे दिया गया, बच्चे को जन्म दे दिया गया। तो एग का न्यूक्लियस और सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस यानी सेम है, यही बताना जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, कि मान लीजिए भले ही हमने एग का न्यूक्लियस निकाल लिया है, ओके, और एग कैसा था, अनफर्टिलाइज एग था, ये भी याद रखना, ओके। अनफर्टिलाइज एग से क्या किया हमने, न्यूक्लियस निकाल दिया गया और एक सिंपल स्किन के सेल का हमने न्यूक्लियस डाल दिया, तब भी बच्चा हो गया। तो ये कहना चाह रहा है एक्सपेरिमेंट कि जीनोम सभी सेल्स का सेम होता है, यानी 46 ही होगा सभी का। ये तो हो गया जीनोमिक इक्विवेलेंस का। बट अब क्वेश्चन ये आया, अगर हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो जीनोमिकली इक्विवेलेंस हैं, यानी उन सभी का जीनोम सेम है, तो वाई हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हमारे डिफरेंट हो रहे हैं। यानी हमारे पैनक्रियाज के सेल्स है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लीवर्स के सेल हमारे कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे लंग्स के सेल कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम बोलते हैं, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं जीनोमिक डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, यानी सभी का जीनोम भले ही सेम हो बट उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। अब एक्सप्रेशन डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि कुछ जीन्स को यहां पर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली ऑफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसक्रिप्शनली ऑफ कर दिया जाएगा। यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, उनको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली ऑफ कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपने दो टर्में सुनी हुई है, एक आपने सुना है यूक्रोमेटिन, ओके, और एक आपने सुना हुआ यहां पर दूसरी टर्म हेटेरोक्रोमेटिन। दो टर्में यहां पर आपने सुनी हुई है। अब बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो कि यूक्रोमेटिन जो है वो कैसा क्रोमेटिन है, जो ट्रांसक्रिप्शनली ऑन है, और हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली ऑफ है। तो इन दोनों टर्मों को हम समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। मान लीजिए हमारे शरीर में पैनक्रियास सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। पैनक्रियास सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, पैनक्रियास सेल्स ऐसे हमारे शरीर में ऐसे सेल्स होते हैं जो बीटा सेल्स, पैनक्रियास सेल्स के हम बीटा सेल्स की बात करते हैं, हम ऐसे अल्फा सेल्स भी होते हैं, गामा भी होते हैं, बीटा भी होते हैं, डेल्टा भी होते हैं, बट हम बीटा सेल्स की बात करेंगे। तो पैनक्रियास के बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी बात हम ले लेते हैं, हाँ चलो एक लेते हैं हम, ठीक है। अब पैनक्रियास के सेल्स के जो न्यूक्लियस उनका जीनोम तो सेम है। अब हमको क्यों है पता चला कि वो ओनली इंसुलिन बना रहा है, वो कुछ और क्यों नहीं बना रहा है? यानी जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, अगर उस न्यूक्लियस का जीनोम सभी सेल्स का सेम है तो वो इंसुलिन ही क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, वो कुछ और प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा है? वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके जो जीन्स हैं बाकी कुछ करने की क्षमता खो बैठे हैं, यानी उनकी ट्रांसक्रिप्शन हमने ऑफ कर दी गई है। बट हमने वो डिस्ट्रॉय नहीं की है, याद रखना, डिस्ट्रॉय एंड म्यूटेशन हमने नहीं की है, हमने बस सिंपली उनके एक्सप्रेशन को ऑफ कर दिया गया है। वो ऑफ हमने कैसे किया है, जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, इससे हमने ऑफ किया है। अब मान लीजिए बीटा सेल है, बीटा सेल के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जीन्स है। अब हमको वही जीन्स हमने एक्सप्रेस करवाने हैं जो इंसुलिन बनाएंगे, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन। हिस्टोन एसिटाइलेशन, व्हाट इज हिस्टोन एसिटाइलेशन? इससे क्वेश्चन आएंगे आपसे, ओके, ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में जो भी डीएनए है, जो भी क्रोमेटिन है, उसके साथ एक प्रोटीन लगी हुई है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब हिस्टोन के ऊपर कैसा चार्ज लगा हुआ? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब जैसे ही हम उस हिस्टोन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, जिसका एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ये वहां पर एसिटाइल ग्रुप अटैच कर देगा जिसको बोलते हैं COCH3। अब एसिटाइल ग्रुप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा
और उस क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को ढीला कर देगा, ढीला कर देगा यानी यूक्रोमेटिन कर देगा। ढीला मतलब अब क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगी तो वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगी, बट हमको करना है कि यूक्रोमेटिन जो क्रोमेटिन है वो ज़्यादा टाइटली पैक ना हो, वो लूज रहे। वो लूज रहने के लिए हमको हिस्टोन की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है। तो एसिटाइल ग्रुप जो है वो हिस्टोन की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमारा क्रोमेटिन ढीला हो जाता है। और क्रोमेटिन ढीला हो जाएगा तो वो अच्छे से वो क्या कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। अगर अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा तो बीटा सेल क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। बट ये तो हो गया, हमने उन जीन को ऑन कर लिया गया जिन जीन्स ने क्या बनाना है, जिन जीन्स ने इंसुलिन बनानी है। बट हमको वो जीन भी तो ऑफ करने हैं जिन्होंने कुछ और बनाना था, जिन्होंने न्यूरॉन सेल्स बनाने थे। जीनोम तो सभी सेल्स का सेम होता है। अब उनको ऑफ करने के लिए हमने एक और चीज़ यूज़ की जिसको कहते हैं हिस्टोन मिथाइलेशन। अब हिस्टोन मिथाइलेशन यानी हिस्टोन के ऊपर हमने मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। जैसे हम हिस्टोन पर ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो वो क्रोमेटिन और ज़्यादा टाइटली पैक हो जाती है। यदि और ज़्यादा टाइटली पैक हो जाएगी तो यानी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो हुआ होगा वो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाया जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। अब यहाँ पे कुछ लोकेशन है, इन लोकेशनों की याद रखना। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहली जो लोकेशन है, मान लीजिए हिस्टोन 3, हिस्टोन आप सभी हिस्टोन 1, हिस्टोन 2, हिस्टोन 3 और हिस्टोन 4। हिस्टोन 3 के ऊपर एक लाइसिन रेजिड्यू की हम बात करें तो लाइसिन रेजिड्यू के हिस्टोन के ऊपर अगर हम 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, कितने ग्रुप जोड़ दें हम, 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दें H3 और साथ में एसिटाइल ग्रुप भी जोड़ दिए तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी। ओनली यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस लाइन को, ठीक है, यानी H3K4M3 ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में मान लीजिए हमने मिथाइलेशन की है, 3 मिथाइल ग्रुप जोड़े हैं, बट साथ में हमने एसिटाइल ग्रुप भी जोड़ा हुआ है, तो अब ये क्या हो गए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बट H3 पर हमने 9th पोजीशन पर, ये था K4, अगर 9th पोजीशन पर यहाँ पर देखो ये 9th पोजीशन है, इधर हमने क्या किया, ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इधर हमने क्या किया, ओनली मिथाइल को जोड़ा हमने यहाँ पर अब एसिटाइल को जोड़ा नहीं है, हमने सिंपली मिथाइल को जोड़ा है। तो मिथाइल क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देगा, यानी हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जहां भी एसिटाइल ग्रुप आएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑन यूक्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जहां पर मिथाइल ग्रुप आएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर। ओके, ये सिंपल हो चुका है। ओके, एक सेकंड, ये हो गया सिंपल हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड हिस्टोन मिथाइलेशन। इधर से क्वेश्चन बनते हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर आपने बचपन में पढ़ा होगा इसमें, ठीक है, सोलेनॉइड मॉडल वगैरह ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है एनाटॉमी ऑफ जीन्स, आप सभी को पता होगा। नॉट ओनली ये हिस्टोन एसिटाइलेशन और हिस्टोन मिथाइलेशन यही ट्रांसक्रिप्शन को ऑन और ऑफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ जीन्स को कह रही हैं कि तुम ऑन होना और कुछ जीन्स को कह रही है कि तुम ऑफ हो जाओ। ओके, उन्हीं जीन्स को ऑन करवाएंगे जिनका हमको चाहिए, यानी बीटा सेल्स में हमको इंसुलिन चाहिए तो ओनली हम इंसुलिन के वाले जीन्स को ऑन करेंगे, बाकी सभी जीन्स को कर देंगे हम ऑफ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एनहांसर और साइलेंसर। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी इनहांसर जुड़ा होगा, ठीक है, इनहांसर अपनी एक्टिविटी कर रहा होगा तो यानी ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगी, यानी इनहांस किया जा रहा है। और जब भी साइलेंसर जुड़ा होगा तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो रही है क्योंकि साइलेंसर जुड़ा हुआ। तो ये दो टर्म है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनहांसर और साइलेंसर आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, मेडिएटर भी होते हैं बट आपको इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेडिएटर में। अगर आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख तो इसकी बात करें, नहीं ये बस ये आपका साइलेंसर और इनहांसर के बारे में ही है। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन एलिमेंट समरी की हम बात करें तो इनहांसर एंड साइलेंसर अनेबल द जीन्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन टू यूज द न्यूमरस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू द कंट्रोल देयर एक्सप्रेशन। Thus इनहांसर एंड साइलेंसर आर द मॉड्यूलर्स। फॉर एग्जांपल, द PAX6 is a regulator by the enhancer that enables the expression of the eye। अगर आइज की डेवलपमेंट करनी है तो हमको PAX6 चाहिए, बट अगर PAX6 को हमने इन्हांसर यूज़ कर दिया तो वो इन्हांस होगी। अगर हमने साइलेंसर यूज़ किया है तो PAX6 नहीं बनेगी, PAX6 नहीं बनेगी तो आई नहीं बनेगी। ओके,
तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना। ओके, बाकी हम ढूंढ रहा हूँ मैं कुछ और आपको मिल जाए, नहीं तो हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे आज का लेक्चर, क्योंकि देखो डिटेल में आपके जाने की जरूरत नहीं है। ये स्कॉट एडवर्ड की बुक है, गिलबर्ट की बुक है सॉरी, तो गिलबर्ट की बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा होता है, इसमें आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप एमएससी की तैयारी करो तो इतना मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा जाना चाहिए डीप में। हाई सीपीजी कंटेंट प्रमोटर और एलपीजी की भी जरूरत नहीं है। मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की मैंने बात कर दी, ये मिथाइल और एसिटाइलेशन याद रखना, यही मेन जो है जो जिनको कुछ भी करने से रोक रहे हैं। ठीक है, इम्प्रिंटिंग हम कर लेते हैं सबसे पहले। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है? अब देखो, डीएनए मेथाइलेशन कैन एक्सपीरियंस एट लीस्ट वन पजलिंग फिनोमेना, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो व्हाट इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होते क्या है? इट इज यूजुअली अज्यूम्ड दैट जीन वन इनहेरिट फ्रॉम द फादर एंड जीन वन इनहेरिट फ्रॉम मदर। आप सभी को पता होगा हमारे शरीर में दो जीन यानी दो अलील आते हैं, एक अलील आता है मदर से, एक अलील आता है फादर से। अब होता क्या है, किसी एक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, मान लीजिए फादर वाले में म्यूटेशन होगी, ठीक है, तो डिजीज कोज होगी। मान लीजिए ब ना आके मदर वाले में म्यूटेशन होगी तो हम नॉर्मल हो गए। ठीक है, इसको हम समझते हैं, यहाँ पर देखो आप। इन मैमल्स हाउएवर दे आर अबाउट 100 जीन्स ऑफ व्हिच इट डज मैटर। In this case, the chromosome from the one male and the female are not equivalent. इधर कहा जा रहा है, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, बट इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल एलील्स यानी जर्म सेल्स, उन वहाँ पर इक्विवेलेंसी नहीं है, अनइक्वल है वहाँ पर। क्रोमोसोम्स जो मेल से आए हैं और जो फीमेल से आए हैं वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। Only the sperm drive or only the egg drive allele of the gene expression is expressed. Thus, a severe or lethal condition may be arise if the mutant allele is derived from the one parent, but that same mutant allele will have no deleterious effect if inherited from the other allele. मान लीजिए कोई एक सेल है, ठीक है, कोई एक एलील है जो फादर से आया है, एक ही आएगा, या तो मदर का आया या फादर आएगा, मान लीजिए फादर का आया है, और वो कैसा है, म्यूटेटेड है, यानी इसमें म्यूटेशन हो गई है। अब म्यूटेशन हो गई है तो वो डिजीज कोज कर रहा है। मान लीजिए उसी सेल में यदि मदर का आया होता और वो म्यूटेटेड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये एविडेंस दे रहा है कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर का जो अलील आ रहा है वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं होता है, यानी दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। इसका एक यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर देखो आप, एक एग ड्राइव मैटरनल क्रोमोसोम लिया और एक स्पर्म ड्राइव मैटरनल क्रोमोसोम लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एग ड्राइव मैटरनल क्रोमोसोम में क्या हुआ, इन्हांसर लगा हुआ है, इन्हांसर अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा है। स्टॉप कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर CTCF प्रोटीन जो है वो अनमिथाइलेटेड DMR पर अटैच हो चुकी है। अब DMR एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच होना है। अब जो कोई भी क्रोमोसोम है जो मदर से आया हुआ, किधर से आया है, मदर से आया हुआ है, उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, सपोज किया यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है तो यहाँ पर CTCF बाइंड कर जाएगा, और CTCF यदि यहाँ पर बाइंड कर दिया गया तो ये इन्हांसर की एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है। सेम यहाँ पर मैटरनल क्रोमोसोम की बात करें हम, तो यदि वही क्रोमोसोम यदि पापा से आता, फादर से आता, तो वहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, और मिथाइल ग्रुप अटैच होता है DMR रीजन पर, तो हमारा CTCF यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से IGF2 की ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एलील्स दोनों के डिफरेंट होते हैं, इम्प्रिंटिंग होती है, कईयों में एक आता है, कईयों में मदर का आता है, कुछ ऐसे सेल्स जहाँ पर मदर का आता है, कुछ ऐसे सेल्स जहाँ पर फादर का आता है। तो ये बताया जा रहा है कि दोनों के एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपने एक एक्सपेरिमेंट में देख लिया डिफरेंस कैसे है। ओके, तो आज का यहाँ पर टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज भी रात तक मैं डाल सकता हूँ या तो मैं कल डालूंगा वीडियो। ओके, नेक्स्ट पर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।